हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनूप वर्मा एकेडमी में। और हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ऑलरेडी मैं इसके 2 लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है और पैसा इंस्टॉलमेंट्स में वसूल करती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मंगाया है। लगभग सारे शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का पैसा पे कर भी दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हों जो ड्यू डेट गुजर जाने के बावजूद अमाउंट पे ना करें। इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ऐसा डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी हो सकता है, सेकेंड कॉल के टाइम पर भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट कॉल के टाइम पर डिफॉल्ट होगा तो उसे हम कहेंगे डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। सेकेंड कॉल के केस में कहेंगे डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। ये डिफॉल्ट होता है, उसे हम टेक्निकली कॉल्स इन एरियर्स के नाम से पुकारते हैं। जब ऐसा डिफॉल्ट किसी कंपनी में हो जाए, इस तरह से कॉल्स इन एरियर्स की सिचुएशन अराइज हो जाए, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, वही हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। कि अगर अलॉटमेंट का पैसा मंगाया गया है, ड्यू हो चुका है, लेकिन रिसीव ना हो। यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है बेटा, एप्लीकेशन मनी में कभी डिफॉल्ट नहीं होता, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ बंदा एप्लीकेशन का पैसा देगा तभी तो उसे हम शेयर्स अलॉट करेंगे ना, अदरवाइज तुमसे शेयर्स अलॉट करेंगे ही नहीं। दैट्स व्हाई डिफॉल्ट का मामला अलॉटमेंट में आ सकता है, फर्स्ट कॉल में आ सकता है, फाइनल कॉल में आ सकता है। फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, सेकंड कॉल का पैसा मंगाया, ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, जनरल टर्म्स में इसे हम कहते हैं बेटा डिफॉल्ट। अगर आप टेक्निकली इसे पुकारना चाहें तो इसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अब जब इन कॉल्स इन एरियर्स को रिकॉर्ड करने की बारी आती है, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बारी आती है, तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन, क्या आप जो भी डिफॉल्ट का अमाउंट है उसे एक नया अकाउंट ओपन करके, अकाउंट का नाम होगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और वहां ट्रांसफर कर दें। मतलब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करें और डिफॉल्ट का पैसा वहां ट्रांसफर कर दें। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि ऐसा कोई अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ना करें तब भी उसे एडजस्ट किया जा सकता है, डिफॉल्ट के अमाउंट को एडजस्ट किया जा सकता है। इन दोनों ही तरीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कैसे एडजस्टमेंट करते हैं ये समझने के लिए मैंने आपके लिए यहां पर एक इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन लिया है। एक कंपनी है बेटा जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। इस कंपनी ने 50,000 शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को अलॉट किए हुए हैं और वो अलॉटमेंट का पैसा मंगा रही है 3 रुपए। ये जो 3 रुपए मंगाया जा रहा है अलॉटमेंट में, उसमें से 1 रुपए प्रीमियम का है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 2 रुपए किसको बिलोंग करता है, फेस वैल्यू का। जब हमने पैसा मंगाया तो लगभग सारे लोगों ने पैसे दे दिए हमें, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, जिसके पास 300 शेयर्स थे। ये अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं कर पाया। इसी को तो हम कहते हैं बेटा डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, और यही कहलाएगा यहां पर कॉल्स इन एरियर्स। हमसे क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, डिफॉल्ट तो हो गया। रिक्वायरमेंट यह है कि पास द जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, एक एंट्री हम यहां पर पास कर लेंगे बेटा ड्यू के रिस्पेक्ट में। फिर आगे बोलता है कि कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड एट अलॉटमेंट एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर द सेम। दूसरा एंट्री हमको रिसीव्ड का करना है। तो अभी तक आपको कुछ अनोखा नजर नहीं आएगा बेटा, हर बार ऐसा ही करना होता है, ड्यू की एंट्री फिर रिसीव्ड की एंट्री। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास करनी है और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री पास करनी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि डिफॉल्ट के केस में हमारे पास 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं कि हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करें या ना करें। तो मैंने यहां पर 2 केसेस लिस्ट किए हुए हैं कि अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कैसे एंट्री पास करेंगे, और अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्यू की एंट्री से। आप बताओ बेटा कितना पैसा मंगाया था हम लोगों ने, हमने एक शेयर का 3 रुपए मंगाया था और टोटल कितने शेयर्स थे 50,000। तो टोटल कितना पैसा मंगाया हमने, 1,50,000 रुपए। तो क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपए। लेकिन आप मुझे बताइए ये जो पैसा हमने मंगाया है क्या वो सारा का सारा अमाउंट फेस वैल्यू को बिलोंग करता है, नहीं। हमने जो 3 रुपए मंगाया था उसमें से 2 रुपए फेस वैल्यू को बिलोंग करता है, ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। 1 रुपए प्रीमियम को बिलोंग करता है, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ड्यू की एंट्री में कुछ भी अनोखा नहीं है, जैसे हम जनरली एंट्री पास करते हैं वैसे यहां पर एंट्री पास हो रही है।
दिक्कत आने वाली है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री में, क्योंकि डिफॉल्ट हुआ है ना बेटा, जितना हमने मंगाया उतना मिला नहीं। जितना हमने मंगाया अगर पूरा मिल गया होता फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मंगाया कितना, 1,50,000, पूरा मिल गया। पूरा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपए से, और क्रेडिट हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट्स इट। लेकिन अभी नहीं मिला है। ऐसे केसेस में जर्नल एंट्री पास करने से पहले, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री पास करने से पहले आपको हमेशा एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, जैसे कि मैंने यहां पर बनाया हुआ है। सबसे पहले इस वर्किंग नोट में हमको लिखना चाहिए कि अमाउंट ड्यू कितना है। बताओ बेटा कितना ड्यू है यहां पर। अमाउंट ड्यू है 1,50,000 रुपए, ऊपर से देख कर आ रहे हैं हम लोग। पर क्या ये 1,50,000 रुपए पूरा हमको मिल गया है? नहीं, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। मिस्टर एक्स ने पैसे नहीं दिए। सबसे हमने 3 रुपए मंगाए थे, उससे भी हमने 3 रुपए मंगाए थे, उसके पास 300 शेयर थे, उससे हमें 900 रुपए मिलने वाले थे जो उसने नहीं दिए, तो 900 का डिफॉल्ट हो गया। 1,50,000 में से 900 नहीं मिले तो बाकी तो मिल गए ना। तो डिफरेंस अमाउंट हम निकाल के नीचे लिख लेते हैं, 1,49,100। ये है हमारा अमाउंट रिसीव्ड। क्या है ना बेटा, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये वर्किंग नोट नहीं भी बनाओगे ना तो भी शायद आगे चल के प्रैक्टिस हो जाए तो आसानी से बनने लग जाए आपसे। लेकिन आगे चल के जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उसमें इतना छोटा वर्किंग नोट भी नहीं बनता है, वर्किंग नोट भी थोड़ा बड़ा बनता है, वहां पर जाके हमको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। दैट्स व्हाई वर्किंग नोट कैसे बनाया जाएगा, उसको कैसे डील किया जाएगा, यही सीख लें, समझ लें सिंपल क्वेश्चन में तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये वर्किंग नोट हमारी मदद करेगा एंट्री पास करने में, जर्नल एंट्री पास करने में। लेकिन वहां आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेनी जरूरी है कि जहां कहीं भी इक्वल या माइनस का साइन लगा होगा ना, वो वाला अमाउंट हमें डेबिट करना है। मतलब आगे जब हम एंट्री पास करेंगे तो 1,49,100 हम करेंगे डेबिट, और ये 900 रुपीज भी यहां पर माइनस का साइन लगा है ना, उसको भी करेंगे डेबिट। और जहां कहीं भी प्लस का साइन लगा हो, जैसे कि यहां आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है मतलब प्लस साइन है, ये वाला अमाउंट 1,50,000 हम करेंगे क्रेडिट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हर जगह पर यही रूल काम करेगा। इक्वल का साइन हो या माइनस का साइन हो, वो वाला अमाउंट डेबिट होगा, प्लस का साइन हो वो वाला अमाउंट क्रेडिट होगा। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब जर्नल एंट्री पास करने की बारी आएगी तो एंट्री रिवर्स ऑर्डर में पास करनी है। पहले हम ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर हम ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर हम ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए, तो ये जो 2 टिप्स मैंने आपको बताए, इसको फॉलो करते हुए एंट्री पास करते हैं। बताओ बेटा, सबसे पहले कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करना है? 1,49,100। कौन सा साइन लगा हुआ है इधर? इक्वल। इक्वल लगे होने पे क्या करते हैं? अच्छा, डेबिट करते हैं। ये लीजिए, चलिए 1,49,100 हमने क्या कर दिया? डेबिट। किस नाम से डेबिट करेंगे? किस बात का पैसा था बेटा ये? 1,49,100 अमाउंट रिसीव्ड। जब कंपनी को पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। ठीक है, तो क्या डेबिट करना चाहिए हमको? बैंक अकाउंट डेबिट कर देना चाहिए। चलिए वापस वर्किंग नोट की शरण में चलते हैं। बताओ बेटा, दूसरा अमाउंट कौन सा है हमारा? 900। कौन सा साइन लगा हुआ है यहां पर? माइनस। माइनस लगे होने पे क्या करते हैं हम? डेबिट। ये 900 रुपए हमने डेबिट कर दिया। किस नाम से डेबिट करेंगे? ये 900 रुपए आखिर है क्या? डिफॉल्ट का पैसा है। और हमने क्या डिसाइड किया था बेटा थोड़ी देर पहले कि डिफॉल्ट का पैसा एक नया अकाउंट ओपन करके जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये 900 रुपए हम रिकॉर्ड करेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। बगल में मैंने लिखा भी हुआ है वहां पर, आपको ऐसा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, रेडिंग वाला लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 900 रुपए हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। फिर तीसरा अमाउंट पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? 1,50,000। साइन कौन सा है? प्लस। प्लस वाले को क्या करना है? क्रेडिट करना है। किस नाम से करेंगे? ये है अलॉटमेंट मनी ड्यू, और अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री यहां पर हम लोगों ने की थी। ये देखो बेटा, अलॉटमेंट मनी ड्यू का अमाउंट पड़ा हुआ है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ये लीजिए 1,50,000 हमने क्रेडिट किया हुआ है, और किस नाम से किया हुआ है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्चुअली जब हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट होता है। कितने से क्रिएट हुआ? डेबिट एंट्री के फॉर्म में 1,50,000 से क्रिएट हुआ, और दूसरी एंट्री हमने पास की तो वो 1,50,000 रुपए से क्रेडिट हो गया।
पूरी तरीके से राइट ऑफ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये नोट मैं आपको बताऊंगा बेटा आगे चल के। दूसरा केस मैंने आपसे कहा था ना बेटा, डिफॉल्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। हमने पहला अल्टरनेटिव यूज कर लिया, हमने डिफॉल्ट का पैसा ट्रांसफर कर दिया एक नया अकाउंट ओपन करके जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। लेकिन हमारे पास ना इसे डील करने के लिए, इसे एडजस्ट करने के लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है। वो कौन सा ऑप्शन है कि हम ऐसा कोई नया अकाउंट ओपन करें ही ना, हम कोई कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ना करें। तो ऐसे केस में कैसे एंट्री पास की जाती है? पहले तो आपके लिए यह समझ लेना जरूरी है कि आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करें या ना करें, ड्यू की एंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा ड्यू की एंट्री मैंने एक बार ही पास की हुई है, देखो यहां पर 2 बार पास नहीं की है। दूसरा, आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करें या ना करें, वर्किंग नोट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्किंग नोट भी मैंने एक बार ही बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज में आपको 2 बार पास करके बता रहा हूं। ठीक है, ये वाली जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी हमें सेम वर्किंग नोट का रेफरेंस लेना है। आइए पहले मैं इसी एंट्री में सुधार करके बता देता हूं कि अगर ऐसे एंट्री, देखो जरा समझ में आएगा बात आपको। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे 1,49,100 रुपीज को। ये लो बेटा 1,49,100 को हमने क्या कर दिया, डेबिट। फिर हम रिकॉर्ड करेंगे 900 रुपए को। अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के नाम से, और अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हमें इस 900 रुपए को इग्नोर करना होता है। इग्नोर करना होता है। इग्नोर करने का मतलब है कि 900 रुपए ना डेबिट किया जाएगा ना क्रेडिट किया जाएगा। सर 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 जरा ठीक से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां कोई कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना है। हटा दो इसको, इधर से हटा दो, ये लीजिए हटा दीजिए, और सीधे तीसरे अमाउंट पे चले जाइए 1,50,000। लेकिन यहां अगर 1,50,000 लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो पहले नहीं होगा। हाँ तो इसे 1,50,000 मत लिखो। कितना अमाउंट लिखा है डेबिट में आपने? 1,49,100, वैसे ही लिख लो। देखो ना बेटा नीचे मैंने एंट्री पास किया हुआ है। ये हमने पहला अमाउंट रिकॉर्ड किया, बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा अमाउंट था बेटा हमारे वर्किंग नोट में 900 रुपए, उसे हमने इग्नोर ही कर दिया, ना डेबिट में नजर आ रहा है ना क्रेडिट में नजर आ रहा है। और तीसरा अमाउंट हमने यहां रिकॉर्ड कर लिया, 1,50,000 की जगह हमने 1,49,100 ही यहां पर क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली होता क्या है यहां पर, ये हमें समझ लेना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल उठता है कि सर जब हम 900 रुपए को इग्नोर कर दे रहे हैं मतलब उसे हम एडजस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसे हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, उसे इग्नोर कर देना अपने आप में उसे रिकॉर्ड करने के बराबर है, उसे कंसिडर करने के बराबर है। कैसे, अभी आपको बात यहां पर बेहतर तरीके से समझ में आएगी। होता क्या है, जब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं, जैसे इस एग्जांपल में हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, तो आप मुझे बताइए हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने अमाउंट से क्रिएट किया था? 1,50,000। और जब हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया, जब हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया तो उस 1,50,000 में से 1,49,000 ट्रांसफर कर दिया बैंक अकाउंट में, और बचा हुआ 900 रुपए जो कि डिफॉल्ट का अमाउंट था वो हमने ट्रांसफर कर दिया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। ये देखो ना बेटा यहां नजर आ रहा है, इस 1,50,000 में से एक अमाउंट हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, दूसरा अमाउंट हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है वो पूरी तरीके से राइट ऑफ हो गया। और डिफॉल्ट का पैसा कहां पड़ा हुआ है? डिफॉल्ट का पैसा पड़ा हुआ है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। लेकिन अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो बेटा ये जो 1,50,000 रुपए था ना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, वहां से 1,49,100 तो चला जाएगा बैंक अकाउंट में। बच कितना गया? 900 रुपए। इस 900 रुपए के लिए कोई नया अकाउंट ओपन नहीं किया जा रहा है, कोई कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया जा रहा है, उसे कहीं ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, वो जहां था वहीं छोड़ दिया जाता है। कहां था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो पिछली बार शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरी तरीके से राइट ऑफ हो गया था, अब की बार शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 900 रुपए से बचा हुआ है, वो डिफॉल्ट का पैसा यहां मेंटेन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट कितने से हुआ था? 1,50,000 से। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट राइट ऑफ कितने से हो रहा है? 1,49,100
100 से। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो मुद्दा सिर्फ इतना सा है बेटा कि अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट का अमाउंट हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में मेंटेन कर रहे होते हैं, और अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो हम डिफॉल्ट का अमाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में मेंटेन कर रहे होते हैं। या तो 900 इधर पड़ा रहेगा या 900 इधर पड़ा रहेगा। दैट्स इट। यहां पर क्या बोला जा रहा है बेटा, पढ़ो जरा, नोट पर लिखा था, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड नाउ विल बी हेल्ड देयर, और वहीं पड़ा हुआ है। अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट विल बी हेल्ड इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इटसेल्फ, कहीं ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि सर एग्जाम में हमको क्या करना है, हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है कि नहीं करना है। बेटा अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोला जाएगा कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करो तो कर लेना, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मत करो। ठीक है, मेरी सलाह यह है कि अगर बोला है तो करो, साइलेंट है तो मत करो। दैट्स इट। जैसा हम लोगों ने यहां पर अलॉटमेंट मनी के रिस्पेक्ट में, डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में एंट्री सीखा, एग्जैक्टली सिमिलर टर्म्स में एंट्रीज पास होती है बेटा। अगर डिफॉल्ट हो जाए फर्स्ट कॉल मनी में, अगर डिफॉल्ट हो जाए सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी में। आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं कि ये जो शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको हम बाद में नोटिस देंगे कि भाई दे दो पैसा, कुछ समय और देते हैं तुमको। वो नोटिस पीरियड भी खत्म हो गया, उसके बावजूद अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है तो हम क्या करते हैं, उनके शेयर्स कैंसिल कर देते हैं, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही कवर कर रहे हैं बेटा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो जरूर 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 लाइक करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।